Now, how many questions come from this part? Greek word, psychology is a Greek word, meaning of psyche, meaning of logos, and when these two words first put together. Clear? ओके, ये वो बुक है जो आप सबको मैंने इसका लिंक शेयर किया था कि आपने इस बुक को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपने उसकी कहीं ना कहीं से रीडिंग भी करनी होगी ताकि आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं, कंसेप्ट्स और ज़्यादा से अच्छे से समझ आ जाएं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपके कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएंगे, तो जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको उसका मतलब समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। गॉट इट? सबसे पहले हम बात करेंगे आज के हमने इस बुक को इसके बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको इस सेशंस में किस तरह से यूज़ करना है। जब भी हम कोई भी कंटेंट पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसके चैप्टर्स को भी एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लें, रीड कर लें, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं और आपकी नज़र से चीज़ें गुजरें। आप उसको अंडरलाइन करें, उसको पढ़ें, आपकी इससे रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी और आपकी लिसनिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। इससे ये होता है कि जब हम मल्टीपल चीज़ों के थ्रू हम तैयारी कर रहे होते हैं और अगर हम रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो हम इंटरव्यूज़ को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि हम इन स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। अब ये सब करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं आपको उसमें मास्टरी हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकें और आप उस चैप्टर को इतना पढ़ लें कि आप कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए और आपकी उस एक सिंगल चैप्टर पे मास्टरी आप ऑब्टेन कर लें। Then at the end of each chapter you will have an opportunity to reflect on whether you truly have mastered the content of that chapter. दैट मीन्स कि हम लास्ट में एक ड्रिल करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। आपसे मैं पूछूंगी कि इसका आंसर क्या है, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। इफ़ दैट इज़ गुड, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, दैट मीन्स कि आपने उस चैप्टर में मास्टरी ऑब्टेन कर ली है। लेकिन अगर आप कहीं कोई आंसर नहीं दे पाते, दैट मीन्स आपका वो एरिया स्टिल वीक है और आपको उस एरिया पे स्टिल फोकस करना है, उसको दोबारा से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं, फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं। आप स्ट्रक्चरलिज्म का क्वेश्चन आपको जल्दी से आ जाता है, लेकिन फंक्शनलिज्म के क्वेश्चन पे आप स्टक हो जाते हो, दैट मीन्स कि वो एरिया आपका स्टिल वीक है। यू हैव टू रीड दैट अगेन। इन एडिशन टू आवर रिव्यूज़ वी स्ट्रांगली अर्ज यू टू स्टडी योर टेक्स्ट बुक एंड क्लास नोट्स एज वेल। अगर आपके पास कुछ और अच्छे नोट्स हैं या जो टेक्स्ट बुक मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आई विल स्ट्रांगली से यू दैट प्लीज़ रिव्यू दीज चैप्टर्स आल्सो। And if there is a topic that you don't fully understand or is not covered here, be sure to go through your textbook and ask from us about it well before the next chapter. कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई और आपने बुक से पढ़ी, आपको लगा कि हमने इस चैप्टर में ये चीज़ भी कवर करनी थी जो कवर नहीं हुई, या बुक में हमने पढ़ी है और हमें समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। अब स्टडी को इफ़ेक्टिवली स्टडी करने के लिए, स्टडिंग मटेरियल को इफ़ेक्टिवली स्टडी करने के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है, आपके पास पेन पेंसिल्स होने चाहिए, ठीक है। मास्टर द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, जो मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा कुछ नोट्स में लिखा हो, आपको दिखाई दे रहा हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ और आपको कहीं पे रिटर्न नहीं मिलती, तो आपने उसकी नोट मेकिंग करनी है, क्विकली उन चीज़ों को नोट करना है। अब नोट करने का भी तरीका है, आपने आपके पास जो भी नोटबुक है उसके 3 सेक्शंस बना लेने हैं। फर्स्ट सेक्शन वो जिसमें आपको की पॉइंट्स नोट करते जाना है कि अच्छा, सबसे पहले प्री हिस्ट्री में ये लोग थे, इन लोगों ने ये बात की, इसकी इम्पॉर्टेंट बुक ये थी, इसकी इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन ये थी, या फिर इसकी इम्पॉर्टेंट सेइंग ये थी जो बहुत फेमस है, या उसका कोई भी इम्पॉर्टेंट ईयर है वो आपने नोट कर लेना है। ये तो हो गया फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद आपने उस सेक्शन के नीचे की पॉइंट्स भी लिखने हैं कि कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जो हमने इस लेक्चर में स्टडी किए। आप ऊपर नोट भी कर सकते हैं कि लेक्चर 1 या क्लास 1।
देन उसी क्लास 1 की आप हेडिंग दें दूसरे सेक्शन में, वहाँ पे लिखें क्लास 1 इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 1 कि क्लास 1 में हमने कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आप वो पॉइंट्स वहाँ पे लिख लें। थर्ड सेक्शन में हम जो भी वोकेबलरी के वर्ड्स डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल हम वोकेबलरी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट चल के हम ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके साथ गो थ्रू करते हैं। गॉट इट? इट्स क्लियर? कि आपको ये सारे सेक्शंस बना लेने। अब ये सेक्शंस क्लास वाइज बनाने का मकसद ये है कि कल जब आप दोबारा से रिहर्सल करने जाते हैं इंटरव्यू के लिए, अल्लाह करे आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन टेस्ट, तो फिर आपके पास एक क्विक नोट होगा कि आपने कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था, या कौन सी क्लास में ये वाली बात की गई थी कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए भी तैयार करें। तो यू कैन गो टू दैट क्लास रिकॉर्डिंग सेशन एंड यू मे लिसन दैट। इसके अलावा जो आपको बुक दी है, आप उसकी बुक में भी मार्क कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट सेशन में इस बुक की ये वाली चीज़ पढ़ी थी। बुक में भी आप लिख सकते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है, दैट जैसे हम हाईलाइट कर लेते हैं चीज़ें। इट्स क्लियर? तो नेक्स्ट इज यूज़ माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप्स होते हैं, हम चीज़ों को एक फ्लो चार्ट की तरह लिखते हैं। जैसे हम एक फैमिली चार्ट बनाते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर एनकेस्टर्स आ जाते हैं, लाइक दादा अबू हैं, फिर उनके नीचे 4 बच्चे हैं, फिर उनके नीचे हम फर्दर लाइंस ड्रॉ करते हैं कि अच्छा इस बच्चे के 3 बच्चे हैं, इस सेकंड वाले बच्चे के आगे फर्दर 3 बच्चे हैं, फिर उसके फर्दर ये। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ माइंड मैप्स। तो हम माइंड मैप्स के थ्रू भी नोट्स बना सकते हैं। देन द फोर्थ स्टेप इज़ रीड आउट लाउड। रीड आउट लाउड कैसे करना है? आपने जो भी अपने लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, उसमें आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़ें जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। जब हम इस तरह से उसको रीड करते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं या किसी को ये चीज़ सिखा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करना है, बेशक आपके सामने कोई नहीं है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है चीज़ों को रिवाइज़ करने की और उनको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर धक्का देने की। ओके, देन द नेक्स्ट एंड फिफ्थ वन इज स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शंस के आपसे आपको स्टे अवे रहना है, उससे दूर रहना है, अदरवाइज यू विल नॉट फोकस ऑन योर स्टडी। नंबर 6 इज डेजिग्नेट अ स्टडी प्लेस। आप जहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं आप उस जगह को फिक्स कर लेंगे। दैट इज़ माई स्टडी एरिया, नो वन इज़ अलाउड टू कम ओवर हेयर व्हेन आई एम स्टडिंग। गॉट इट? And the 7th is practice. What you have done in 2 hours or in 45 minutes after taking a break, you have to practice that again. जैसे मैंने आपको बताई थी कि हमारी एक 2 मिनट्स प्रैक्टिस रूल होता है कि हमें 2 मिनट्स के अंदर अंदर चीज़ों को क्विकली रिवाइज करना होता है। सो दैट इज़ ये वो वाली प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं। इसका एक और भी मेजर फंक्शन है नोट्स बनाने का, अपनी नोट्स खुद क्रिएट करने का। भला क्या, कौन बताएगा? राबिया, अनीका, हु कैन टेल? What is the major purpose of note making for me as well? Either I am not making a notes. What is the major purpose of note making? To memorize the materials and जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है। गुड। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जब हम नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो हम जो लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं हम उससे बोर नहीं होते। जब हम बोर नहीं होते तो फिर हम ये नहीं कहते मैडम बस बहुत हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर ख़त्म कर दें। क्योंकि जब हम जस्ट एक ही सेंसेशन पे वर्क कर रहे होते हैं तो वो सेंसेशन बेचारी थक जाती है। जब आप जस्ट हेयरिंग पे वर्क कर रहे होते हैं, आपकी हेयरिंग ही वर्क कर रही है, तो वो थक जाएगी ना, यही कहेगी कि प्लीज़ स्टॉप इट। सो यू विल मेक अ नोट्स। तो आपकी यहाँ पर डिफरेंट मेमोरीज वर्क कर रही हैं, डिफरेंट सेंसेशंस वर्क कर रही हैं, आपकी आइज़ वर्क कर रही हैं, आपके एयर्स वर्क कर रहे हैं, आपके हैंड्स वर्क कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से बोर नहीं होने देंगे। गॉट इट द पॉइंट? ओके, द नेक्स्ट अवर चैप्टर इज़ फाउंडेशंस।
द हिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करेंगे प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले देख लेते हैं साइकोलॉजी का मतलब क्या है। द टर्म साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कीप इन माइंड 2 ग्रीक वर्ड्स। Psyche means meaning the soul and logos referring to the study of a subject. Got it? ये हमसे अक्सर पूछा जाता है साइकोलॉजी कौन सा वर्ड है, तो साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। एक क्वेश्चन, इस एक पार्ट में से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है साइकोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है या इसको ये ज़बान का लफ्ज़ है, तो हम इसे कहते हैं दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड। फिर साइकी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकी? साइकी मीन्स साउल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोगोस? लोगोस मीन्स स्टडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। देन these 2 Greek roots were first put together to define a topic of study in the 16th century. सबसे पहले इन दोनों ग्रीक वर्ड्स को ज्वाइन कब किया गया था? 16th सेंचुरी में, जब साइकी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता था साउल, स्पिरिट और माइंड को प्रेजेंट करने के लिए, इसको रेफ़र करने के लिए, ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि पहले हमारे पास यही था, साउल, स्पिरिट एंड माइंड आर द डिफरेंट थिंग एंड बॉडी इज़ द डिफरेंट थिंग। सो सबसे पहले इन 2 ग्रीक रूट वर्ड्स को इकट्ठा किया गया था कब? 16th सेंचुरी में। Now, how many questions come from this part? Greek word, psychology is a Greek word, meaning of psyche, meaning of logos, and when these 2 words first put together. Clear? If we talk about the psychology's intellectual parents, then its intellectual parents were philosophy and physiology. As we all know that psychology का सबसे पहले कोई इतना ख़ास डिसिप्लिन नहीं था। हम इसको रीड करते थे एज अ चाइल्ड ऑफ फिलॉसफी एंड एज अ चाइल्ड ऑफ फिजियोलॉजी। क्लियर? Now let's come to the chapter Prehistory and History of Psychology. Now here psychology is the study of behavior and mind. Psychology behavior और mind की study है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, आगे आपके पास ऑप्शंस होती हैं, देन इट्स बिहेवियर एंड माइंड। अब यहाँ पर बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज़ अ नेचुरल प्रोसेस सब्जेक्ट्स टू नेचुरल लॉज। अब ये नेचुरल लॉज क्या हैं? नेचुरल लॉज मीन्स ऑब्जर्वेबल एक्शंस ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल। नेचुरल लॉज ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं किसी भी पर्सन के या फिर किसी भी एनिमल के। सो दैट इज़ मीनिंग बाय बिहेवियर। एंड देन द नेक्स्ट टर्म इज़ माइंड। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में हम कह रहे हैं कि बिहेवियर और माइंड की स्टडी है, तो सबसे पहले हमने बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज़ बिहेवियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइंड। माइंड में आ जाती है हमारे पास सेंसेशंस, मेमोरीज, मोटिव्स, इमोशंस, थॉट्स एंड अदर सब्जेक्टिव फिनोमेना। एंड दीज सब्जेक्टिव फिनोमेनाज आर नॉट रेडिली ऑब्जर्व्ड। ये ऐसे सब्जेक्टिव फिनोमेना हैं जिनको हम रेडिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन बिहेवियर में हमने बात की दीज आर ऑब्जर्वेबल एक्शंस, दीज आर ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड माइंड्स आर नॉट रेडिली ऑब्जर्व्ड। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइंड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सेंसेशंस हैं। हमारी क्या सेंसेशन है, हम किसी चीज़ को किस तरह से सेंस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, हमारी मेमोरी में क्या चीज़ें हैं, हमारे मोटिव्स क्या हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। नाउ अब बात करते हैं साइकोलॉजी क्या है। नाउ हियर यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, व्हाई साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस मोल्ड करके पूछे जाते हैं, जिन सब का आंसर आपको इस एक पैराग्राफ में मिलेगा जो आपके सामने है, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का आंसर हम तब बढ़ेंगे जब हम क्लिनिकल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
psychology, applied psychology and clinical psychology. Got it? अब साइकोलॉजी साइंस क्यों है? साइकोलॉजी टुडे इज़ अ साइंस बिकॉज इट यूजेस सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ये एक साइंस इसलिए क्योंकि हम इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने की जो माइंड के बारे में है, बिहेवियर के बारे में है, और माइंड और बिहेवियर आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में है। माइंड इज़ समथिंग डिफरेंट, बिहेवियर इज़ समथिंग डिफरेंट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अब बात ये है कि माइंड और बिहेवियर में आपस में सब इंटरेक्शन करता कौन है? पहले माइंड इंटरेक्ट करता है या पहले बिहेवियर इंटरेक्ट करता है? हु कैन टेल? जब इन दोनों फिनोमिनास की आपस में इंटरेक्शन होती है तो सबसे पहले इंटरेक्शन स्टार्ट कौन करता है, माइंड या बिहेवियर? माइंड। ये सनीका कह रही है कि माइंड सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, मरियम भी कह रही है माइंड। How you can say that mind interact first? How you can say that mind interact first? एग्जैक्टली क्योंकि बिहेवियर एक रिएक्शन है। माइंड में हम बात करें कि इसमें हमारी मेमोरीज होती हैं, परसेप्शंस होती हैं, हमारी सेंसेशंस होती हैं। तो जब हम चीज़ों को सेंस करेंगे उसके बाद ही हम रिएक्ट करेंगे, तो माइंड पहले इंटरेक्शन स्टार्ट करता है। सो हियर इज़ माइंड एंड बिहेवियर्स इंटरेक्शन। एग्जैक्टली, यू आर वेरी जीनियस। आप सबके आंसर्स बहुत अच्छे हैं एंड आई एम ग्लैड टू नो दैट यू नो द कंसेप्ट्स। साइकोलॉजी में हम क्या साइकोलॉजी में बेसिकली हम क्या सीख करते हैं? हम डिस्क्राइब करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर्स को और मेंटल प्रोसेसेस को और उसके अंडरलाइन बिहेवियर को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं कि हमने सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करनी है, डाटा कलेक्ट करना है, हमारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं हमने उनको आंसर करना है और ये बताना है कि माइंड एंड बिहेवियर आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं उन बिहेवियर्स को, उन सारे फिनोमिनास को, चाहे वो मेंटल हैं या बिहेवियरल हैं। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, तो देन यू कैन डिस्क्राइब द आंसर इन दिस वे। अब यहाँ पर अगर हम साइंस में बात करें तो साइंस में क्या होता है कि पीपल जो भी एक थेरी होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस थेरी के अंदर जितनी भी असम्पशंस होती हैं उनको प्रोसीड करते हैं और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं और उस थेरी को हम प्रूव करते हैं कि ये जो थेरी बताई गई है क्या ये ठीक है या नहीं। अगर आपने कभी रिसर्च की हो, तो आपसे पूछा जाता है कि आपने इसकी बैकग्राउंड थेरी लिखनी है और हमें पता ही नहीं होता कि हम किस थेरी पे वर्क कर रहे हैं। हालांकि हमें वो थेरी उसी वक्त सिलेक्ट कर लेनी चाहिए जब हम उसको एज अ कोर्स वर्क पढ़ रहे होते हैं। देन वी शुड सेलेक्ट द थेरी एज वेल कि हम इस स्टडी पे काम करेंगे, इस थेरी के ये पॉइंट्स बहुत मज़े के हैं, मुझे इनको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आपके रिजल्ट्स कुछ और आते हैं देन यू कैन मेक योर ओन रिकॉर्ड। हम ऐसी ट्राई कभी नहीं करते। पहले भी तो थेरीज ऐसी ही बनी है, एक थेरी आई, नहीं स्ट्रक्चरलिज्म आई, नहीं ये तो अच्छा नहीं है, इस पे रिजेक्शंस आई और फिर फंक्शनलिज्म आ गया, उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो एक थेरी रिजेक्ट हुई, दूसरी थेरी आई। तो ये कैसे आई? ये बिल्कुल इसी तरह की सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आई। मरियम इरफान आप कह रही हैं कि क्वेश्चंस रिपीट कर दें। क्या रिपीट करना है? चलिए आपका आंसर ओके।
सो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी थेरीज ऐसी होती हैं जो सिंपली एलेबोरेट कर रही होती हैं, या पहली थेरीज को रिवाइज कर रही होती हैं, या पहली थेरी को रिप्लेस कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं थेरीज, कौन कौन सी थेरीज हैं और किस तरह से ये आई हैं। सो ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के इंटरव्यू से रिलेटेड और इसमें आने वाले MCQ से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास कवर हो गए हैं। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस बिकॉज आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, बिकॉज इट्स अ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, और ये सारे डाटा में से कोई भी अगर वहाँ पे लिखी आ जाती है, दैट मीन्स दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंशियंट ग्रीक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्री हिस्ट्री में आ जाता है सोक्रेट और इसका स्टूडेंट प्लेटो। याद रहे, सोक्रेट का स्टूडेंट प्लेटो था और प्लेटो का टीचर कौन था? सोक्रेट। ये बड़ा पूछा जाता है अक्सर, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर, कि प्लेटो किसका स्टूडेंट था? सोक्रेट का, या सोक्रेट किसका टीचर था? प्लेटो का। अब इनका क्या कहना था कि ह्यूमंस जितने भी हैं उनके अंदर इननेट नॉलेज होता है। इननेट नॉलेज मीन्स वो बाय बर्थ ही सारा नॉलेज लेके आए हैं, उनको इधर उधर से कहीं नहीं मिलता, वो कहीं फिजिकल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके ये सारा नॉलेज ऑब्टेन नहीं करते, बट उनका जो भी नॉलेज है वो इननेट होता है। इननेट समझते हैं, बाय बर्थ, बाय नेचर। इसके बाद आते हैं एरिस्टोटल। सोक्रेट और प्लेटो का मोटिव सेम ही था, दोनों एक ही बात कहते थे कि हमारा जितना भी नॉलेज है वो इननेट होता है। देन एरिस्टोटल आते हैं मैदान में, ये बात सुनते ही वो कहते हैं दैट हाउ यू कैन से दैट हम जितना भी हमारे पास नॉलेज आता है वो फिज़िकल वर्ल्ड से आता है। फिज़िकल वर्ल्ड को हम ऑब्जर्व करते हैं तब हम नॉलेज गेन करते हैं। और एरिस्टोटल की ये जो एप्लीकेशन थी ये लॉजिक भी थी और एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी थी अबाउट द वर्ल्ड। और ये इसी एरिस्टोटल की थेरी को, जिसको हम उर्दू में अरस्तू कहते हैं, इसकी ही थेरी को बेसिकली बेस बनाया गया कि हम साइकोलॉजी को एज एन एम्पेरिकल और साइंटिफिक मेथड के साथ स्टडी करें। इसके बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा से रेज किया गया और किस कंसेप्ट के साथ? डुअलिज्म के कंसेप्ट के साथ। डुअलिज्म का कंसेप्ट क्या था? हु कैन टेल? डुअलिज्म हमारी वर्ल्ड को टू थिंग्स में डिवाइड कर देता है। कहता है कि बॉडी और स्पिरिट दो अलग अलग चीज़ें हैं। बॉडी अपने तरीके से वर्क करती है, स्पिरिट अपने तरीके से वर्क करती है। यस, डुअलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड इट सेपरेट्स द माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी आर द टू डिफरेंट थिंग्स। इट वाज द कंसेप्ट इन द डुअलिज्म। सो ये डुअलिज्म क्या है ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि डुअलिज्म में क्या कहा जाता है कि बॉडी एंड स्पिरिट आर द डिफरेंट थिंग्स, बॉडी एंड माइंड आर द सेपरेट थिंग्स, ब्रेन एंड माइंड आर द सेपरेट थिंग्स। तो इन वर्ड्स को आपने ध्यान में रखना है, बॉडी एंड स्पिरिट आर द डिफरेंट थिंग्स। ये बिल्कुल डुअलिज्म का इसी तरह का एक कंसेप्ट है जिस तरह हमारी आजकल करंट डिबेट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। सो आजकल हम कैसे पढ़ते हैं? ब्रेन क्या है? ये कमांड सेंटर है, कहाँ का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है? ये कमांड सेंटर है। और माइंड क्या है? माइंड इज़ द सेंसेशन, मेमोरीज, इमोशंस, थॉट्स एंड अदर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल। इस डुअलिज्म के कंसेप्ट के बाद बहुत अरसे तक, काफ़ी अरसे तक फ़िलासफ़र्स ने इसके ऊपर बात नहीं की, इसकी सिस्टमेटिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को फर्दर कंडक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर एक रिलीजियस क्योंकि वहाँ पर एक रिलीजियस बिलीफ था उस टाइम में कि हम स्पिरिट को
क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है, हम इसको साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे जिन्होंने इस बात पे पॉइंट उठाया कि आप डुअलिज्म को या स्पिरिट को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। स्पिरिट तो एक ऐसा ह्यूमन नेचर है ये जो कि बाय बर्थ है, यू कैन नॉट स्टडी इट साइंटिफिकली। और यहाँ पर हमारे स्पिरिट में जो कुछ भी हो रहा है, हमारा जो भी नेचुरल वर्ड है, दैट वाज ओनली यूजफुल फॉर व्हाट इट डेमोन्स्ट्रेटेड अबाउट गॉड। हम अगर इसको स्टडी करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, गॉड को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, ना कि ह्यूमन नेचर को। उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है 1600 to 1700 में, व्हेन ग्रेट डिस्कवरीज वर बीइंग मेड इन बायोलॉजी। जैसे कि हमने पहले भी बात की, साइकोलॉजी के इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स कौन थे? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स बायोलॉजी एंड फिलॉसफी। इसके बाद बायोलॉजी के बाद हमारे पास फिलॉसफी थी, एंड आर्ट मेड इट क्लियर दैट ह्यूमन नेचर वाज इंडीड सब्जेक्ट टू साइंटिफिक इंक्वायरी, कि हम ह्यूमन नेचर को साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। और इसको प्रूव किया गया बायोलॉजी के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के थ्रू और डिफरेंट फिलॉसफीज़ के थ्रू। अब ये सब क्या फिलॉसफीज़ थी और क्या प्रैक्टिकल्स थे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हियर इज़ रेने डेकार्ट, नाम तो सुना होगा आपने। ये एक अर्ली मॉडर्न फिलोसफर थे, अर्ली मॉडर्न फिलोसफर थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो रेने डेकार्ट वाज फिलोसफर, फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, देन कीप इन माइंड रेने डेकार्ट वाज अ मॉडर्न फिलोसफर। अब ये क्या करते हैं, ये डुअलिस्ट व्यू को कंटिन्यू रखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो हमने डुअलिस्ट व्यू का जिक्र किया, जिसका काफ़ी अरसे तक जिक्र रुका रहा और हमने उसको कुछ रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से उसको स्टडी नहीं किया, तो रेने डेकार्ट काफ़ी अरसे के बाद उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं उसी व्यू को। अब इनका बिलीव ये था कि हमारी जितनी भी फिज़िकल वर्ल्ड है और जितनी भी इसमें क्रिएचर्स हैं वो सब मशीन्स हैं, और ये जिस तरह से भी बिहेव करते हैं, बिहेव इन ऑब्जर्वेबल एंड प्रेडिक्टेबल वेज, कि वो एक मशीन है और वो इस तरह से बिहेव करते हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, बट ये मशीन्स की तरह वर्क कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं। कुछ इनके अंदर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके बाद हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं हम उनको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डेकार्ट का ये भी बिलीव था कि ह्यूमंस थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये माइंड रखते हैं। बाकी क्रिएचर माइंड नहीं रखती, लेकिन ह्यूमंस के पास माइंड है और ये उसको यूज़ भी करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉज, और ये नेचुरल लॉज को भी फॉलो नहीं करता, ये अपनी मर्ज़ी से करता है जो भी करता है, जस्ट लाइक अ डुअलिस्ट व्यूज़। अब रेने ने यहाँ पर हाइपोथेसाइज्ड किया दैट माइंड एंड बॉडी इंटरैक्ट, माइंड एंड बॉडी का आपस में इंटरेक्शन होता है। माइंड कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, और बॉडी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है माइंड को सेंसरी इनपुट के थ्रू, ताकि वो जो भी मसला आया है उसको हल कर सके। सो इट्स क्लियर। रेने डेकार्ट एक मॉडर्न फिलोसफर था, इसका व्यू भी डुअलिस्ट था, लेकिन इसका ये भी व्यू था कि ह्यूमंस वर्क करते हैं एक मशीन की तरह, लेकिन ये इनका एक अपना माइंड भी है, और यहाँ पर इनके माइंड एंड बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कंट्रोल कर रहा है माइंड बॉडी को। बॉडी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है सेंसरी इनपुट के थ्रू माइंड को, ताकि वो इस मसले को हल कर सके कि गर्म चीज़ है, मुझे इसको उठाना है या नहीं हटाना। माइंड प्लीज़ आंसर इट that I have to pick it up or not. Then the next one is John Locke. John Locke. Who knows about John Locke? जॉन लॉक भी एक और फिलोसफर हैं। सबसे पहले फिलोसफर कौन थे? रेने डेकार्ट, और अब जॉन लॉक भी हमारे पास एक फिलोसफर आते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो नेचुरल लॉज टू ऑल थिंग्स, इसकी एप्लीकेशन जो डेकार्ट ने बताई थी, ये इसको एक्सटेंड करते हैं। और इनका बिलीव ये था कि हमारा माइंड जो है वो इन लॉज के कंट्रोल में है, और लॉक का जो स्कूल ऑफ थॉट है इसको हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म। सो हु गेव द
school of thought, who was the founder of school of thought empiricism? The answer is John Locke. No, my dear, tabula rasa is not a contribution of René Descartes. Who told you? Tabula rasa is a contribution of John Locke. अब यहाँ पर हमारे पास अब एम्पिरिसिज्म क्या है? एम्पिरिसिज्म इज द एक्विजिशन ऑफ ट्रूथ थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। हम सच्चाई को जान सकते हैं ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंसेस के थ्रू। एम्पिरिसिज्म क्या है? कुछ तजर्बा करना, कुछ सोचना समझना, ऑब्जर्व करना, प्रेडिक्ट करना, देन उसको एक्सप्लेन करना। तो दैट इज़ एम्पिरिसिज्म। और एम्पिरिसिज्म का कंसेप्ट किसने दिया? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने ही टेबुला रासा या ब्लैंक स्लेट का कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा टेबुला रासा ने एक बुक लिखी थी एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें इन्होंने ये बताया था जॉन लॉक प्रपोज दैट ह्यूमंस आर बॉर्न नोइंग नथिंग। इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। अगर आप पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जॉन प्रपोज दैट ह्यूमंस आर बॉर्न नोइंग नथिंग, तो अब आपको इसमें दो तरह की ऑप्शंस मिल सकती हैं। या तो नीचे बुक्स के नेम लिखे होंगे या फिर उस टर्म का नाम लिखा होगा कि इस टर्म को कहते क्या हैं। बुक का नाम अगर पूछा जाता है देन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और अगर टर्म पूछी जाती है देन टेबुला रासा। टेबुला रासा एक लैटिन वर्ड है। कीप इन माइंड, टेबुला रासा इज अ लैटिन वर्ड फॉर ब्लैंक स्लेट। आपने जिस भी बुक में पढ़ा था ना, उस बुक में मरियम गलत लिखा था। टेबुला रासा एक जॉन लॉक ने ये कंसेप्ट दिया था। अगर आप साइकोलॉजी की, प्रॉपर साइकोलॉजी की कोई भी बुक उठा के देखोगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली होता है क्या, जब हम MCQs की बुक्स से पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर अक्सर ऑप्शंस गलत होती हैं। अब आपने इसको सही कर लेना है। अगर ये कंसेप्ट आ जाता है तो आपने जॉन लॉक को लॉक करना है, ना कि रेने डेकार्ट को। अब इसके अकॉर्डिंग, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग, हमारा जितना भी नॉलेज होता है हम वो लर्न करते हैं। नथिंग इज़ इननेट। और ये टर्म किसके लिए थी? जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए। अगर पूछा जाता है कि ये टेबुला रासा टर्म उन्होंने एडल्ट्स के लिए यूज़ की थी, एडोलसेंस के लिए या फिर इननेट के लिए, मींस न्यूनेंट्स के लिए, तो यहाँ पर आपको इन्फेंट्स, न्यूनेंट्स ही यूज़ करने हैं, ना कि आपने एडल्ट चूज़ करके बैठ जाना है कि एडल्ट जो है वो ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा होते हैं। सो देयर इज़ द ऑप्शन इन्फेंट। अब जॉन लॉक का ये जो कंसेप्ट था, बिल्कुल इसी तरह की बात की थी BF स्किनर ने, कि हमारा जितना भी नॉलेज होता है वो लर्नड होता है। सो जॉन लॉक को फॉलो कौन कर रहे हैं? BF स्किनर। वही बात BF स्किनर ने की जो जॉन लॉक बहुत अर्सा पहले कर रहे हैं। अब लॉक एम्फसाइज्ड नर्चर ओवर नेचर एज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। हमारी जो भी डेवलपमेंट होती है ये इसमें एम्फसाइज क्या कर रहे हैं? नर्चर ओवर नेचर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट टर्म, नर्चर ओवर नेचर? हरी अप, बी क्विक। सो जॉन लॉक की इस एक छोटे से पैराग्राफ में आपको बहुत सारे आंसर्स मिले हैं कि जॉन लॉक का स्कूल ऑफ थॉट कौन सा था, इनकी बुक कौन सी थी, इसने कौन सी टर्म दी थी, और फर्दर इन्हीं के कंसेप्ट को कौन से बिहेवियरिस्ट ने फॉलो किया था या सेम ऐसा ही कंसेप्ट दिया था। और दूसरा, लॉक का एम्फसाइज्ड किस पे था? दैट इज़ नर्चर ओवर नेचर। नेचर इज इन्वायरमेंट, यस, नर्चर इज इन्वायरमेंट, एग्जैक्टली। अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नर्चर ओवर नेचर क्यों कह रहे हैं, कि हम ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा हुए हैं, दैट इज़ अवर नेचर, और हम अपनी नर्चर, अपने इन्वायरमेंट, अपनी गैदरिंग और सोशल सराउंडिंग से जो कुछ सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, हम वो नॉलेज गेन कर लेते हैं। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग लॉक एम्फसाइज्ड नर्चर ओवर नेचर। इट्स क्लियर?
ओके, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं थॉमस हॉब्स। अब इनका भी बिलीव था किस आइडिया पर, साउल और स्पिरिट के आइडिया पर या फिर माइंड के आइडिया पर इनका बिलीव था कि ये जितनी भी बातें ये सब मीनिंगलेस हैं। चलो जी, इन्होंने तो सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी कि आप जो भी साउल की, स्पिरिट की, माइंड की बात करें ये सब मीनिंगलेस है। अब ऊपर जितने भी हमारे पास दोनों फ़िलासफ़र्स आए हैं, कौन कौन से फ़िलासफ़र्स, रेने डेकार्ट एंड जॉन लॉक। अब ये कह रहे हैं कि आप ये जो भी बात कर रहे हैं ना साउल, स्पिरिट एंड माइंड की, ऑल ऑफ दीज आर मीनिंगलेस। अब इसकी क्या फ़िलासफ़ी थी? थॉमस हॉब्स भी एक फ़िलासफ़र था। इसकी जो फ़िलासफ़ी थी उसको हम मटीरियलिज़म के नाम से याद करते हैं। सो मटीरियलिज़म कंसेप्ट वाज गिवन बाय थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स वाज फिलोसफर। हु सेज साउल, स्पिरिट एंड माइंड आर मीनिंगलेस? थॉमस हॉब्स। अब ये मटीरियलिज़म में इन्होंने क्या बातें की? इन्होंने कहा कि सिर्फ जो थिंग्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं ना वो सिर्फ मैटर हैं और एनर्जी हैं। सो मैटर एंड एनर्जी का कंसेप्ट अगेन किसने दिया? थॉमस हॉब्स ने। और मैटर एंड एनर्जी का कंसेप्ट किस में आता है? मटीरियलिज्म में आता है। अब कह रहे हैं कि हम जितनी भी चीज़ें, क्यों ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं एज कॉन्शियसनेस, ये सिंपल एक प्रोडक्ट है ब्रेन की मशीनरी का। ब्रेन की मशीनरी हमें जिस तरह से कहती है हम उस तरह से वर्क करते रहते हैं। हमारा कॉन्शियस उसको जिस तरह से एक्सपीरियंस करता है, ये सब प्रोडक्ट है हमारे ब्रेन की मशीनरी की। अब अगर फर्दर बात करें तो जॉन लॉक एंड हॉब्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म क्या है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो बिहेवियरिज्म को एक स्कूल ऑफ थॉट के डेवलप होने में तो हाथ किसका था? लॉक एंड हॉब्स का। इनसे इन्फ्लुएंस होकर बिहेवियरिज्म सामने आया था। नाउ हियर इन दिस पैराग्राफ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट यू नो अबाउट डार्विन? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है? यू कैन राइट दीज क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू पार्ट। अब ये बात और ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन की आती है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट डिस्कवरीज। अब पहले जो भी आए वो हमारे पास फिलोसफर्स आए, अब हमारे पास डिस्कवरीज हो रही हैं बायोलॉजी एंड मेडिसिन में। अब हमारे पास चार्ल्स डार्विन कौन था? चार्ल्स डार्विन, अब इसकी फील्ड थी बायोलॉजी, ठीक हो गया, या फिजियोलॉजी आप कह लें। अब ये हमारा जो भी रेवोल्यूशनलाइज्ड साइंस थी उसमें एक और नई थ्योरी आती है, एक न्यू थ्योरी की एंट्रेंस होती है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं कि नेचर हमें सिलेक्ट करती है, दैट वी हैव टू सर्वाइव और नॉट। अब यहाँ पर अगेन चार्ल्स डार्विन बुक लिखते हैं इन 1859, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ का ओरिजिन क्या है? सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन। तो आपने इन चीज़ों को आपस में ना थोड़ी की पॉइंट्स के साथ सिलेक्ट कर आपस में इनकी लिंकिंग बना लेनी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, दैट मीन्स नेचुरल सिलेक्शन या फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी, हाउ वी इवेलुएट इन दिस नेचर। इन चार्ल्स डार्विन की ये बुक आती है 1859 में। रिमेमोराइज द बुक नेम एंड द ईयर। चार्ल्स डार्विन 1809 to 1888 इनका ड्यूरेशन था। ये थ्योरी प्रपोज करते हैं कौन सी? नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पर ये इनका कहना ये था कि जितनी भी क्रिएचर्स होती हैं वो अपनी प्रेजेंट स्टेट में बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं और फिर वहाँ पर ये एवोल्यूशन अकर कब होती है? जब वो नेचुरली अकरिंग वेरिएशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं या फिर कोई भी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं। और वो इंडिविजुअल्स जो इस सारे फिनोमिना को, नेचुरल अकरेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट को, जस्ट वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द नेचुरल सिलेक्शन वाज, नेचर हमें सिलेक्ट करती है, हम नेचुरली सिलेक्ट होते हैं कि हमें उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना है। अगर हम उन सारी नेचुरल अकरेंस को
अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सक्सेसफुली हमारे ऑफस्प्रिंग्स को, और एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स फर्दर, उनके ऑफस्प्रिंग्स इन टर्न विल प्रोबेबली हैव सम ऑफ द ट्रेड्स दैट मेड देयर डिसीजर्स मोर लाइकली टू सर्वाइव। अब यहाँ पर सिर्फ वो ऑफस्प्रिंग ही सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर अपने आबाओ अजदाद की भी कुछ ऐसी ट्रेड्स आ जाएंगी जो उनके आबाओ अजदाद की याद दिलाती रहेंगी। तो अब क्या होगा कि वो खुद तो सर्वाइव करेंगे ही, लेकिन साथ साथ उनके आबाओ अजदाद भी सर्वाइव करेंगे। अब होता क्या है कि टाइम के साथ साथ ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये हमारा फिज़िकल भी होता है और बिहेवियरल भी होता है। हम फिज़िकली भी हम चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं और बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स को भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं, और यही अडॉप्टेशन फर्दर प्रमोट करती है हमें सर्वाइव करने की किसी भी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में। ऐसा ही होता है ना, जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हम जब तक उसके इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करते हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। जब हमारी शादी हो जाती है, हम किसी घर में जाते हैं और उस घर के इन्वायरमेंट को अगर हम अडॉप्ट नहीं कर पाते तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सो देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट वी शुड अडॉप्ट द natural occurring or environmental processes which is going around our surrounding। अब यहाँ पर ये एवोल्यूशनरी थ्योरी है। अब इस एवोल्यूशनरी थ्योरी ने साइकोलॉजी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इसने इफेक्ट किया, एक वे एक्सप्लेन किया उसने कि यहाँ पर हम स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर नेचुरल सिलेक्शन नेचुरली सिलेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था इसकी इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए बेचारे एनिमल्स को यूज़ किया गया ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर की रूट्स को स्टडी कर सकें। सो एवोल्यूशनरी थ्योरी का आना था कि बेचारे एनिमल्स हत्थे चढ़ गए सारे फिजियोलॉजिस्ट के, चलो जी पकड़ो इनको और ह्यूमन बिहेवियर की रूट्स को पकड़ो, इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम ह्यूमंस में उनको ऑब्जर्व करेंगे that the things are going same to same or not। बहुत सारे एनिमल्स इन्होंने पकड़े, इसमें फ्रॉग्स आए, रैट्स आए, कैट्स आई, डॉग्स आए, पिजन्स आए, कितने सारे एनिमल्स हैं ना जिन पे प्रैक्टिकल्स किए। सो हिस्ट्री इज़ नॉट अ बोरिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, नॉट सो इट्स बोरिंग, हिस्ट्री इज़ बोरिंग। ओके अगर हम नेट शेल में बात करें डार्विन्स की थ्योरी की, इफ़ वी टॉक अबाउट द डार्विन्स थ्योरी इन अ नट शेल, देन बिहेवियर इवॉल्व्स जस्ट लाइक फिजियोलॉजी। जिस तरह हमें हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए हमें खुद को सर्वाइव करने के लिए फिजियोलॉजी का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक दैट इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए उसके बिहेवियरल फंक्शंस का करेक्टली वर्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे ऑर्गन्स फिज़िकल ऑर्गन सही वर्क कर रहे हैं, देन अगर हमारे फिज़िकल ऑर्गन सही वर्क कर रहे हैं, हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, हमारा ब्रेन, किडनी, लीवर एंड एवरी ऑर्गन एंड मसल्स आर वर्किंग प्रॉपरली, देन वी कैन सर्वाइव। जस्ट लाइक दैट इफ़ आवर बिहेवियरल फंक्शन इज़ वर्किंग प्रॉपरली देन वी कैन सर्वाइव। सोशल साइकोलॉजी में एक एग्जांपल देती थी मैं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप एक मैथमेटिशियन है और एक साइकोलॉजिस्ट है, अब वहाँ पर वो जंगल में खड़े हैं, वहाँ हम सामने एक शेर को देख लेते हैं, शेर आ रहा है, तो अब इन दोनों में से कौन सर्वाइव करेगा? जो हमारे पास मैथमेटिशियन है या इंजीनियर है वो सर्वाइव करेगा या फिर साइकोलॉजिस्ट सर्वाइव करेगा? हु कैन से? साइकोलॉजिस्ट सर्वाइव करेगा या इंजीनियर सर्वाइव करेगा इन दैट सिचुएशन? Quickly answer me, hurry up। Maybe both can survive। अब यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स क्या करेंगे? हमारे इंजीनियर्स कैलकुलेट करेंगे कि शेर किस स्पीड से आ रहा है और मैं किस स्पीड से भाग सकता हूँ, तो मैं अगर इस स्पीड से भागूंगा भी
तो भी मुझे शेर पकड़ लेगा, तो ज़रूरत ही क्या है भागने की जब उसने पकड़ ही लेना है। सो आई शुड स्टे हियर, व्हाई आई यूज़ माई एनर्जी, जब उसने खा ही लेना है तो फिर क्यों ज़रूरत है भागने की। अब साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा, अगर उसने सारी थेरीज़ को पढ़ा है, अगर उसने इस एवोल्यूशनरी थेरी को पढ़ा है या फिटनेस टू सर्वाइव की थेरी को पढ़ा है, तो फिर उसको पता है कि अगर मैं भाग गया तो शेर तो उसी के पीछे पड़ जाएगा ना जो वहाँ पे खड़ा है, वो उसको पकड़ लेगा, तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट विल सर्वाइव। हाँ, अगर इंजीनियर भी इस तरह से सोचेगा, अब ये डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। सो जो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा वो बच जाएगा, जो ज़रा स्लो होगा वो पकड़ा जाएगा। सो दैट इज़ द सिचुएशन। मोटिवेशन नहीं होती इसमें, मोटिवेशन मैटर नहीं करती। लेवल ऑफ माइंड सेम इन इंडिविजुअल्स बट द थिंकिंग पैटर्न्स आर डिफरेंट इन बोथ इंडिविजुअल्स। हामिद ज़िया, माइंड लेवल कभी भी दो पर्सन्स का सेम नहीं होता। दोनों एक तरह से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी आती है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपोज कर देते हैं। चल, अब हमारे पास आते हैं विलियम वॉन्ट, बहुत ही फेमस हिस्ट्री हमारी साइकोलॉजी की। Many credit William Wundt 1832 to 1920 was the founder of science of psychology। सबसे पहला क्वेश्चन, साइकोलॉजी का फाउंडर कौन था? विलियम वॉन्ट था। सबसे पहली जो हमारे पास फॉर्मल लेबॉर्ट्री थी रिसर्च की, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन जो विलियम वॉन्ट ने बनाई थी वो एक फॉर्मल लेबॉर्ट्री थी रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्रीज़ का भी पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री फर्स्ट किसने बनाई, इंटेलेक्चुअल रिसर्चेस की लेबॉर्ट्रीज़ किसने बनाई, तो वो हम सब के आंसर में विलियम वॉन्ट करके आ जाते हैं। तो विलियम वॉन्ट ने जो लेबॉर्ट्री बनाई थी बेसिकली वो फॉर्मल लेबॉर्ट्री थी रिसर्च की, फॉर्मल लेबॉर्ट्री ऑफ रिसर्च। कब बनाई थी? 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में बनाई थी। और ये कहाँ पे है यूनिवर्सिटी? ये जर्मनी में है। सो हियर आर हाउ मेनी आंसर्स? 4 आंसर्स। फाउंडर ऑफ साइंस, फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी कौन था या फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वॉन्ट हमारा फाउंडर था। 1879 में फर्स्ट रिसर्च लेबॉर्ट्री बनाई इन्होंने, लिप्जिग में यूनिवर्सिटी में बनाई और जर्मनी में बनाई। अब यहाँ पर वॉन्ट ने डोर्स ओपन कर दिए कि हम कॉन्शियसनेस को स्टडी करें। तो ये क्योंकि एक रिसर्च लैब थी, यहाँ पे कॉन्शियसनेस को स्टडी करना था और इन्होंने वॉन्ट वाज ट्रेंड। अब इसकी ट्रेनिंग किस में थी? फिजियोलॉजी में। और इनका बहुत ज़्यादा होप था कि वो अपनी इस ट्रेनिंग को अप्लाई कर सकते हैं उन मेथड्स के ऊपर जो यूज़ किए जा सकते हैं माइंड और बॉडी को स्टडी करने के लिए। फिजियोलॉजी में उन्होंने जो भी ट्रेनिंग्स ली थी, अब उनका बिलीव था कि वो उन सारी ट्रेनिंग्स में जो भी उन्होंने सीखा अब वो उसको अप्लाई करेंगे ह्यूमन बॉडी और माइंड को स्टडी करने के लिए, उन सारे मेथड्स को वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। साइकोलॉजीज डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो ये 1879 है। साइकोलॉजी की डेट ऑफ बर्थ 1879 है और इसकी बर्थ कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पर इसका विलियम वॉन्ट का बिलीव ये था कि यहाँ पर हमारे 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो ह्यूमन कंटेंट, ह्यूमन माइंड के कंटेंट्स को क्रिएट करते हैं। और वो 2 कंटेंट्स कौन कौन से हैं? सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। तो विलियम वॉन्ट का बिलीव क्या था कि हमारे ह्यूमन माइंड के 2 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमन माइंड को क्रिएट करते हैं, वो हैं सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। अच्छा, इसके बाद रैपिड ग्रोथ होती है साइकोलॉजी की इस लेबॉर्ट्री के बाद नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में इसकी बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 23 न्यू लैब्स वहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं, रिसर्च लैब्स वहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं बिटवीन 1883 एंड 1893। मतलब ये 10 साल का ड्यूरेशन है, 1883 1893, ये 10 साल के दरमियान में बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुई थी साइकोलॉजी की नॉर्थ अमेरिका में। इज़ दैट क्लियर?
two components of human mind: sensation and feelings. Sensation and feelings. Mariam Irfan is asking some questions. Mariam, I will give you the answer in last. You have to remember me about that. Okay. Now the next was एडवर्ड टिचनर. एडवर्ड टिचनर नाम तो सुना होगा. अब ये किसका स्टूडेंट था? ये वॉन का स्टूडेंट था. वॉन की लेबॉर्ट्री में उसका स्टूडेंट था. कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं था, आपस में फेलोज नहीं थे, लेकिन ये स्टूडेंट कहाँ पे था? जो विलियम वॉन ने अपनी लेबॉर्ट्री बनाई थी, रिसर्च लेबॉर्ट्री, ये वहाँ पर स्टूडेंट था. अब हियर द क्वेश्चन, एडवर्ड टिचनर वाज द स्टूडेंट ऑफ विलियम वॉन एंड विलियम वॉन वाज द टीचर ऑफ एडवर्ड टिचनर. अब एडवर्ड टिचनर एक ऐसा बंदा था जो सबसे पहले साइकोलॉजी को एज अ साइंस यूएस में लेके आया. इसने यूएस में साइकोलॉजी को एज अ साइंस इंट्रोड्यूस करवाया. सबसे पहले हमने कहा कि इसकी रैपिड ग्रोथ हुई थी नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन यूएस में इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? एडवर्ड टिचनर ने. और ये पहला बंदा था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. और इसने साथ साथ यही भी कहा कि हम जो हमारे माइंड के छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम हमारा जितना भी ग्रेटर स्ट्रक्चर है माइंड का, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म, इसको याद रखना है. स्ट्रक्चरलिज्म मीन्स कि अगर हम माइंड के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को, एलिमेंट्स को अगर हम स्टडी कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम ग्रेटर स्ट्रक्चर, माइंड के ग्रेटर स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं. अब यहाँ पे माइंड की बात हो रही है, ब्रेन की बात नहीं हो रही. इसने ब्रेन माइंड के बारे में कहा था, ब्रेन का नहीं कहा था. क्योंकि हम साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, तो इसमें ब्रेन का तो नहीं, हम ज़्यादा माइंड की बात करते हैं इसमें. और माइंड में क्या क्या आ जाती है? हमारी सेंसेशंस, हमारी परसेप्शंस, हमारी मेमोरीज, हमारी ऑब्जर्वेशंस एंड आवर बिहेवियर्स. अब यहाँ पर क्या होता है कि अब इन्होंने एक और बताया कि इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी टर्म थी जो इंट्रोड्यूस करवाई थी विलियम वॉन्ट ने. कीप इन माइंड, इंट्रोस्पेक्शन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी विलियम वॉन्ट ने. अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया एडवर्ड टिचनर ने कि स्ट्रक्चरलिज्म में हम छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हैं ताकि हम एक पूरी पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो वी कैन गिव अ नेम टू दिस काइंड ऑफ फिनोमेना, इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है? हम दूसरे पर्सन, सामने वाले पर्सन की इनर को आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट्स गोइंग इनसाइड देम. हमारे जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपेरिमेंटल नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है ये इंट्रोस्पेक्शन है. बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है? आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप जितना जानते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में डिफरेंट सिचुएशंस भी क्रिएट करके पूछी जाती हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे. तो बेसिकली वो आपको इंटरनली जज कर रहे होते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं चीज़ों को. अगर आप इस पार्टिकुलर फिनोमेना को नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे, या अगर आप इस इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, हम आपको सिलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करेंगे. तो ये सारा क्या होता है? हमारी इनर थॉट्स और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व करने का तरीका होता है. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन में अगर हम आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे ये इंट्रोस्पेक्शन का मेथड बड़े डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है. सबसे पहले आपके रिटन टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है. फिर आपको टीम टास्क दिए जाते हैं, इंडिविजुअल टास्क भी दिए जाते हैं कि आप वहाँ पे किस तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं. रिटन तो आप पहले दे चुके हैं, अब आप अपने एक्शंस के साथ शो कर रहे हैं हर चीज़. और एंड आफ्टर दैट इन लास्ट आपसे इंटरव्यू लिया जाता है. अगर आप उन सारी चीज़ों में सेम एक्ट करते हैं, जो लिखा है वैसे ही आपने शो किया है और वैसे ही अब आप वर्बली बता भी रहे हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं दैट द पर्सनस पर्सनैलिटी इज़ फिट. पर्सनैलिटी इसकी फिट है, ये कहीं पे हमें डिसीव नहीं कर रहे, हमें धोखा नहीं दे रहे या हमें अंधेरे में नहीं रख रहे. तो ये एक मेथड होता है इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं कि हम इंटरव्यू के थ्रू
दूसरे बंदे की क्या थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है कि हम किसी भी सब्जेक्ट के सामने कोई स्टिमुलाई रखते हैं और उसको कहते हैं कि अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करें, और उसके बाद क्या होता है कि हम उन पार्टिसिपेंट्स की जो भी कॉन्शियस डिस्क्रिप्शंस होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। देन द नेक्स्ट कम विलियम जेम्स। पहले विलियम वॉन्ड थे, फिर एडवर्ड टिचनर आए एंड देन विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स क्या हैं? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो हम तरतीब से चल रहे हैं, पहले हमने फिलोसफर्स की बात की, फिर फिजियोलॉजिस्ट पे बात की, अब हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं। गॉट इट? सो विलियम जेम्स क्या हैं? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। अब इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अपोज किया, जैसे कि हमने पहले एक बात की कि हम डिफरेंट थेरीज़ को अपोज करते हैं, उसी को फर्दर एक्सपेंड कर रहे होते हैं, या फिर हम उसके अगेंस्ट अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं, तो वो एक नई थेरी बन जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच को अपोज किया और इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर को नहीं, उसके फंक्शन को स्टडी करना चाहिए। सो दैट्स वाई वो कॉल्ड इट फंक्शनलिज्म। जैसे कि फंक्शंस क्या है कि हमारे पास अगर कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब जहाँ पे जेम्स का अगर आप देखें तो बिल्कुल डार्विन ने भी सबसे पहले ऐसी ही बात की थी, जिसको हम फिटनेस टू सर्वाइव कह रहे हैं कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो सबसे पहले हम उस इन्वायरमेंट को जज करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, और अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हम उस प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि हम वहाँ पे फिट हो सकें, उस इन्वायरमेंट में फिट हो सकें, सर्वाइव कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें। सो बिल्कुल इसी तरह की बात कर रहे हैं विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के अंदर कि हमें माइंड के फंक्शंस को देखना है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करता है। सो विलियम जेम्स की थॉट्स काफ़ी हद तक डार्विन से जा मिली हैं यहाँ पे। सेम लेवल ऑफ माइंड, पहले किसी ने बात की थी, माइंड, लेवल ऑफ माइंड सेम, हामिद ज़िया। ओके, Darwin believed that the important thing to understand is how the mind fulfills its purpose. माइंड अपने पर्पस को फुलफिल किस तरह से करता है, डार्विन का बेसिकली यही बिलीव था, और यहाँ पर विलियम जेम्स भी यही कह रहे हैं। सो द फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच इज अप्रॉक्सीमेटली कॉल्ड फंक्शनलिज्म। फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच इज फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को किसने अपोज किया? विलियम जेम्स ने। और स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट कौन सी थेरी आई? फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस पे था? फंक्शंस ऑफ द माइंड पर, माइंड किस तरह से कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सॉल्व करता है। इसके अलावा बहुत सारी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं साइकोलॉजी में, जिसको हम फर्दर अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसमें बहुत सारी थेरीज ऐसी भी हैं जो इंडिविजुअली कंप्लीट हुई थी। किसी एक बंदे ने अलग से एक थेरी दे दी थी, जिस तरह से अचीवमेंट थेरी है या फिर एक अटैचमेंट थेरी है। तो इस तरह की बहुत सारी थेरीज़ हैं जो इंडिविजुअल एकम्प्लिशमेंट्स हैं, कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं बनाया उन्होंने, या कोई इस तरह से अप्रोच से क्रिएट नहीं की। इंडिविजुअल थेरीज़ हैं जिनको हम उनके पार्टिकुलर चैप्टर्स और उनकी पार्टिकुलर फील्ड्स के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आती है हमारे पास डोरोथिया डिक्स। अब ये कौन थी? ये फिजियोलॉजिस्ट थी जिन्होंने ज़्यादातर मेंटली इल पुअर पीपल पे काम किया था, और ये इन्होंने सबसे पहले फाउंड किया था फर्स्ट पब्लिक मेंटल हॉस्पिटल इन द यूएस। तो इसकी फाउंडर कौन थी? डोरोथिया डिक्स। ये नाम याद रखना है, और इन्होंने किया क्या था ये याद रखना है, और इन्होंने मेंटली इल पीपल के राइट्स पर इन्होंने एक एडवोकेट किया था मेंटली इल पुअर पीपल को, और उसके बाद फर्स्ट पब्लिक मेंटल हॉस्पिटल यूएस में बना था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीमेल, ये भी फीमेल थी, सेकंड फीमेल। इससे पहले हमारे पास सब मेल्स थे, एंड बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह आजकल सबसे ज़्यादा फीमेल्स हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ओके, उसके बाद आती हैं जी मैरी वाइटन कैल्किन्स। ये फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट स्टूडेंट थी साइकोलॉजी की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल साइकोलॉजी की ग्रेजुएटेड स्टूडेंट कौन थी? तो मैरी वाइटन कैल्किन्स थी।
लेकिन इन्होंने जब पीएचडी के लिए अप्लाई किया था तो इनके एडमिशन को डिनाई कर दिया था कि ये तो फीमेल है, ये किस तरह से पीएचडी कर सकती हैं। तो ड्यू टू हर जेंडर ही वाज डिनाइड टू डू अ पीएचडी। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे इन्होंने वहाँ पे सब मेल स्टूडेंट्स को आउटस्कोर कर दिया था। तो वो कौन थी? मैरी वाइटन काल्किंस थी। इसके बाद आती हैं थर्ड फीमेल हमारे पास, मार्गरेट फ्लॉय वॉशबर्न। ये ना सिर्फ फर्स्ट फीमेल पीएचडी थी, लेकिन इसके साथ साथ ये और क्या थी, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट भी थी। ओके, हमने यहाँ पर 3 मेजर फीमेल फिगर्स का जिक्र किया। सबसे पहली थी डॉर्थिया डिक्स, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पब्लिक मेंटल हॉस्पिटल यूएस में फाउंड किया था। उसके बाद मैरी वाइटन काल्किंस आती हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट स्टूडेंट थी साइकोलॉजी की, लेकिन उनको पीएचडी नहीं करने दी। उसके बाद जो सबसे पहली पीएचडी फीमेल स्टूडेंट थी वो कौन थी? मार्गरेट फ्लॉय वॉशबर्न। ना सिर्फ ये फर्स्ट फीमेल लेडी थी इन पीएचडी हु डिड पीएचडी, इसके साथ साथ ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट भी थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब बना था? 1892 में। सो हियर आर मेनी क्वेश्चंस इन इट। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट। यहाँ पे पूछा जाता है नाम लिख के कि ये वाली जो लेडी हैं ये प्रेसिडेंट थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। देन शी वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ एपीए। और एपीए को कब फाउंड किया गया? 1892 में। और ये तो थी सेकंड फीमेल। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था एपीए का? सो ही वाज जी स्टैनले हॉल, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके अलावा वॉशबर्न, जिसकी हम थर्ड फीमेल का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने जो थीसिस लिखा था वो सबसे पहला थीसिस था जो पब्लिश हुआ था फॉरेन में। और किसने किया था? विलियम वॉन्ट ने किया था पब्लिश। ठीक है, विलियम वॉन्ट जो हमारे पास आते हैं फर्स्ट बायोलॉजिस्ट, उनके बाद एडवर्ड टिशनर आते हैं, देन विलियम जेम्स आते हैं। और ये जो हमारे पास वॉशबर्न थी, इनकी थीसिस को पब्लिश करती हैं विलियम वॉन्ट। इसके साथ साथ इनको भी अलाउ नहीं किया गया था कि वो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट को ज्वाइन करें। अब ये वो फीमेल थी जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करने दिया गया, क्यों? बिकॉज ऑफ हर जेंडर। सो शी वॉज द सेकेंड फीमेल। इन्होंने पीएचडी तो कर ली, लेकिन इनको इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करने दिया गया ड्यू टू हर जेंडर। और मैरी वाइटन काल्किंस एक ऐसी खातून थी जिनको पीएचडी नहीं करने दी गई ड्यू टू हर जेंडर। सो अगर हम आज की बात करें, टुडे अबाउट 2/3 ऑफ डॉक्टरेट्स इन साइकोलॉजी आर हेल्ड बाय वुमेन। 2/3 मतलब अगर हम पूरी पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें से 2 पार्ट्स ऐसे हैं, 2 पोर्शन ऐसे हैं जिसमें पीएचडी कर ली हुई है साइकोलॉजी में वुमेन्स ने, और जस्ट 1 पार्ट ऑफ मेन हु completed their PhD in psychology. And about half of the presidents of American psychological science have been women, और almost half presidents हैं एसोसिएशन फॉर साइकोलॉजिकल साइंस की वुमेन। सो वुमेन्स ने इतनी तरक्की कर ली हुई है। ओके जी, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे अपकमिंग सेक्शंस के अंदर वो हैं हमारे पास अप्रोचेस, डोमेन्स एंड थीम्स। गॉट इट। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री को डिस्कस किया सारा। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे अप्रोचेस को। साइकोलॉजी में कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, इसमें कौन कौन सी डोमेन्स हैं और इसके कौन से थीम्स हैं साइकोलॉजी के। नाउ गिव मी अ क्विक रिवाइज। आज हमने जो भी पढ़ा है उसके कीवर्ड्स को जरा जल्दी से रिवाइज कर दें। हेलो, कैन यू लिसन मी? रिवाइज द कीवर्ड्स। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, गुड। Empiricism, materialism, dualism, great. You have to write these key terms as well. Keywords. Difference of mind and brain, great. Psychology word, Socrates, Plato, Aristotle,
Dualism, René Descartes, John Locke, William Wundt. Psychology, emergence from Greek, Germany, and finally US. Thomas Hobbes, yes. Theory of evolution, William Watt, Titchener, structuralism, introspection, Charles Darwin, meaning of mind, introspection, functionalism, structuralism, nature by nature, tabula rasa, good, theory of natural selection, and in last we talk about the three females who conduct the first public mental hospital in the US, and the first female student who graduated in psychology, and the first female who did PhD in psychology and was the second president of APA when APA was organized or formed, that is, and who was the first president of APA. And next in last we talk about the how many portion of females did their doctorates in psychology, and how many females are the president of Association for Psychological Science by women. That's very good. मैरी वाइटन, डॉथिया डिक्स एंड मार्गरेट रॉय. अब इसकी तरतीब याद रखनी है. डॉथिया डिक्स पहली थी, मैरी वाइटन सेकंड थी एंड मार्गरेट रॉय थर्ड थी. इसी तरतीब से डॉथिया डिक्स ने मेंटल हॉस्पिटल बनाया, मैरी वाइटन ने ग्रेजुएशन की एंड मार्गरेट रॉय ने पीएचडी की और सेकंड प्रेसिडेंट बन गई. तो इनमें इस तरह से इन तीनों फीमेल्स में तरक्की हुई थी. तो आपको इसको याद रखना ईजी रहेगा. कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, अब वो मैंने बताए थे आपको, सेंसेशंस एंड फीलिंग्स. कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन माइंड आर फीलिंग्स एंड sensations, and these about these components who talked, William Wundt talk about that. Not sensations and perceptions, sensations and feelings. So हमने क्विकली आज जो भी पढ़ा हमने उसको रिवाइज कर लिया. आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा. और फर्दर जो हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं इसकी रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी. और अपकमिंग लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ये मैंने आपको बता दिया है. अप्रोचेस, डोमेन्स एंड थीम्स को हम डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह, और ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट डे वी विल डू अ एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. एंड विद दैट आपको जो बुक मैंने सेंड की है आपने उस बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करना है बाय योर सेल्फ. और अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो आपने उसको नोट कर लेना है या फिर अपनी बुक पे ही हाईलाइट कर लेना है. अब यहाँ पर मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ. असाइनमेंट है जिसमें आपने 10 वोकैबुलरी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखनी है, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे और उसको थोड़ा लाउड प्रोनाउंस करना है. अब होता क्या है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते. हम इंग्लिश में अगर इंटरव्यू हो रहा है तो हम इस तरह से हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं. बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है इस आम का. तो हमने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, इससे हमारा एसेंट भी ठीक हो जाता है. उसके बाद आपने इसके मीनिंग्स क्या हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और क्या हैं, ये सब आपने लिखने हैं अपनी नोटबुक पे. और हर वर्ड से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस भी बनाना है कि आप इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे. फर्स्ट वर्ड एंड रेज योर हैंड. हियर इज द सेकंड वर्ड. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ड, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ. सो दीज आर द 10 वोकैबुलरी वर्ड्स. आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, इसके मीनिंग्स देखने हैं इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में, और इसके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और इन वर्ड्स को सेंटेंस में आपने यूज़ करना है. सो दैट इज़ द असाइंड वर्क टू यू. इसके साथ साथ आपको जो बुक बताई है आपने उस बुक से फर्स्ट चैप्टर को भी रीड करना है. सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. Thank you.